So today we have Officer Raman Yadav, who is a retired aviation and navy officer and also an aviation expert. So today he'll share his knowledge with us on the basis of the loopholes that he sees in the aviation sector globally. Yes. नमस्कार, मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि जैसे चिराग जी ने बताया कि एविएशन सेक्टर वर्ल्ड वाइड किस तरीके से सफर कर रहा है, सेफ्टी मेजर्स किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं एंड गवर्नमेंट इन चीज़ों पे ध्यान न देकर कमर्शलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रही है. स्पेसिफिकली अगर बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज में ये प्राइवेट रन बॉडी है. इंडिया में 2015 से पहले गवर्नमेंट रन बॉडी थी, बट 2015 के बाद से जब से प्राइवेटाइजेशन एयरलाइंस का, एयरपोर्ट्स का स्टार्ट हुआ है, सेफ्टी मेजर्स डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज हुए हैं. बहुत सारे रिसेंटली इंसिडेंट जो रिपोर्ट नहीं होते हैं, उन रिपोर्ट्स का डाटा आप कलेक्ट करोगे. एयरपोर्ट्स पे जितने बर्ड हिटिंग, सेफ्टी मेजर्स, एफओडी को लेके सेफ्टी कॉम्प्रोमाइजेज हो रही हैं जस्ट बिकॉज उनको फ्रीक्वेंट ट्रेवल करना है, ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर को बोर्ड करना है, ज्यादा से ज्यादा उनको कमर्शलाइजेशन से ज्यादा मतलब है. अभी आई वुड जस्ट लाइक टू इंटरप्ट यू 1 मिनट. आपने बोला कि 2015 में प्राइवेटाइजेशन हुआ था एयरलाइंस का कि एयरपोर्ट्स का? एयरलाइंस का भी एंड एयरपोर्ट. पर उसके पहले भी शायद से प्राइवेटाइजेशन तो था ही ना. एयरलाइंस प्राइवेट बॉडी थी, बट एयरपोर्ट्स जो थे वो गवर्नमेंट के अंडर में थे. अभी भी एयरपोर्ट जो है प्राइवेटाइजेशन होने के बाद एआई की जो सर्विसेज है वो गवर्नमेंट रन है. सीआईएसएफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, वो भी गवर्नमेंट बॉडी है, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो प्राइवेट बॉडीज को जाएगा. एंड प्राइवेट बॉडीज ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए डेफिनेटली आपको पता होगा कि सेफ्टी मेजर्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं और ये होते भी रहेंगे क्योंकि उनका मेन फोकस, मेन एम्फेसाइज प्रॉफिट मार्जिन से होता है. ओके. एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं. एविएशन सेक्टर पूरे वर्ल्ड वाइड इकाओ कंट्रोल करता है, विच इज नोन एज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया में उसको कंट्रोल करने के लिए डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन. जब इकाओ कोई भी सेफ्टी मेजर्स रिलीज करता है, एडवाइजरी सर्कुलर रिलीज करता है, वो मैंडेटरी होता है डीजीसीए को इम्प्लीमेंट करना सभी एयरपोर्ट्स के लिए. एंड इकाओ स्टैंडर्ड के मुताबिक एफओडी, एफओआर, पहले एफओडी होता था फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, जो भी कोई भी पार्टिकल, अनवांटेड पार्टिकल जो एयरक्राफ्ट के इंजन में जाके डैमेज कोज कर सकता है, उसको रनवे क्लियरेंस के थ्रू रनवे से क्लियर करना मैंडेटरी होता था. एंड अर्लियर इट वाज मैंडेटरी एवरी लैंडिंग एंड टेक ऑफ के बाद होना था, लेकिन अच्छा, एवरी लैंडिंग एंड टेक ऑफ के बाद होना चाहिए था, लेकिन बाद में लेटर ऑन इसने मॉनिटर करते हुए इतना कमर्शलाइजेशन हुआ वर्ल्ड वाइड, तो इकाओ ने स्टैंडर्ड चेंज किया एंड उसको बोला कि आप एक टाइमिंग रखिए कि हर 1 घंटे में या 2 घंटे में एफओडी, एफओआर रनवे पे होना चाहिए. एवरी 10 लैंडिंग्स के बाद, 5 लैंडिंग्स के बाद उन्होंने एडवाइजरी जारी की. लेकिन ट्रुथ ये है अपनी कंट्री का कि जितने भी प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं वहां पर इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है. आप डाटा कलेक्ट कीजिए, आप उस चीज के एनालाइज कीजिए एंड देन आपको फैक्ट सामने आएंगे कि हम कितनी बड़ी सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कितने पैसेंजर के साथ. आपको क्या लगता है कि जो एफओआर नहीं हो रहा है, जो एयरपोर्ट्स पे नहीं हो रहा है, उसकी वजह से कितनी बार फ्लाइट्स को नुकसान भी पहुंचा है या कितने लेवल तक नुकसान पहुंच सकता है ये सब चीजों को अवॉइड करने से? एक जेट इंजन पूरी तरीके से डैमेज हो सकता है अगर कोई भी एक फॉरेन पार्टिकल्स अगर जेट इंजन के अंदर गया. बर्ड हिट से भी बहुत इंसिडेंट हुए हैं, बट बर्ड कंट्रोलिंग इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म. वो हम बर्ड्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते. बर्ड स्केरिंग डिवाइसेस लगे होते हैं एयरपोर्ट के आसपास, लेकिन वो एक बर्ड है, वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. वो चाहते ना चाहते भी उड़ के आ सकता है, लेकिन जो जमीन पे जो सफाई है वो तो हम कर सकते हैं. जमीन के पार्टिकल्स को तो हटा सकते हैं. पिछली लैंडिंग से कोई भी ऐसा पिछली एयरक्राफ्ट का पार्टिकल या बोल्ट रनवे पे गिर गया जो नेक्स्ट टेक ऑफ के लिए इतना हार्मफुल हो सकता है कि उसमें क्रैश भी हो सकता है. मतलब एक छोटा बोल्ट भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बहुत बड़ी. एंड अभी हमारा जो रिसेंटली इंसिडेंट जिसके ऊपर आप कवर कर रहे हैं, मैं उसके मेन कॉज पे नहीं जाऊंगा जब तक कि ब्लैक बॉक्स की जितने भी रिपोर्ट्स हैं, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती. लेकिन उस पे बात ना करते हुए जो हम जिन लूप होल्स पे बात कर सकते हैं, सबसे बड़ा लूप होल ये है कि सेफ्टी मेजर्स बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रहा है आफ्टर दिस प्राइवेटाइजेशन. ओके. इकाओ की पब्लिकेशंस हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ. AIP, एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जनरल, AIP एंड एन रूट एंड एरोड्रोम. जनरल में जितने भी सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए उस AIP में बिल्कुल किए हुए मेंशन.
एंड रूट आपको कौन कौन से रूट फॉलो करने हैं, कुछ हवा के भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल्स है जहाँ पे नो फ्लाइंग जोन है। तो इस तरीके के रूट्स भी डिफाइन किए हुए हैं उसमें एआईपी में, जो रूट कोई भी कंट्री फॉलो नहीं करेगी। तीसरा आता है एरोड्रोम। एरोड्रोम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज उस एरोड्रोम में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या फैसिलिटीज इंटरनेशनल फ्लाइट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं और क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, एवरीथिंग इज रिटन इन दैट एआईपीज। एंड टाइम टू टाइम हमारी फा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरल एरोनॉटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडवाइजरी जारी करती है इन सब चीजों को लेके कहीं पे भी किसी भी तरीके की सेफ्टी मेजर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होने तो चाहिए। ये सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस और नॉर्म्स है या जो प्लेन बनाने वाली कंपनीज है उसके ऊपर भी है? क्योंकि यूजुअली प्लेन बनाने वाली कंपनीज भी अगर डिफेक्टिव मटेरियल यूज करे, किसी को पता नहीं चलेगा क्या यूज किया है, तो उनके लिए भी ऐसे नॉर्म्स बनाए गए हैं, उनका भी ऑडिट होता है क्या? व्हाट इज इट? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। मैं इस चीज पे ज्यादा डिटेल्स में न जाते हुए लेकिन आपको बस एक हिंट देना चाहता हूँ कि बोइंग हमारा एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको कमर्शलाइजेशन ने ही सबसे बड़ा लूप होल क्रिएट करवाया है। लोग बोलते हैं कि उसमें 170 पैसेंजर्स की कैपेसिटी वाला सबसे पहले बनाया था, तो कमर्शलाइजेशन से लगा 170 से उनका प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकल रहा, उसका फ्यूजलाज को और इंक्रीज किया जाए तो उसकी लेंथ और बढ़ा दी गई। लेकिन ये जो अभी आपने फ्यूजलेस या जो भी वर्ड बोला है, व्हाट इज इट? ये क्या होता है? एक्चुअली एयरक्राफ्ट को ना 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉकपिट, एक होता है टेल्स जो लगे, विंग्स लगे होते हैं, और एक जो मेन बॉडी होती है पूरी एयरक्राफ्ट की जो एरोडायनामिक शेप में होती है उसको बोलते हैं फ्यूजलाज, जिसके अंदर हमारी सिटिंग और ये जो कार्गो रखने की अच्छा, ओके। पूरी मेन बॉडी को बोलते हैं फ्यूजलाज। तो इसकी लेंथ टाइम टू टाइम हमने डिमांड करते हुए कंपनी से चेंज करवाई। अभी कंपनी ऑर्डर के बेसिस पे प्रोडक्ट तैयार करती है। अच्छा, ऑर्डर की बेसिस पे होता है? यस, उस बोइंग के कितने ऑर्डर्स आपके पास आने वाले हैं उसी के बेसिस पे एयरक्राफ्ट तैयार होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि फा ने बोइंग के ऊपर बैन भी लगाया था, 1 साल के अंदर अंदर वो बैन हटवा भी लिया गया, दोबारा से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ एंड सेम चीज उन्होंने दोबारा से और इंक्रीज करके बना के दी। आपको जैसे पता होगा एक एयरक्राफ्ट की अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है। जब वो लैंडिंग एंड टेक ऑफ में पीछे उसके वेट ज्यादा जाएगा, डेफिनेटली कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन उस चीज को डिटेल्स में मैं ना डिस्कस करते हुए मैं इतना बोलूंगा कि हालांकि कोई भी बोइंग जब किसी कंट्री को या किसी कंपनी को हैंडओवर होता है तो उसकी हजारों घंटे की टेस्ट फ्लाइट होती है, हजारों लैंडिंग एंड टेक ऑफ्स होते हैं बिफोर हैंडिंग ओवर। एंड टेक ओवर के बाद भी उस एयरलाइंस के भी अपने टेस्ट पायलट होते हैं, उस एयरक्राफ्ट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को टेस्ट करते हैं, तभी एक्सेप्टेंस होती है। लेकिन अगेन मुद्दा वही है कि अगर आपका फोकस कमर्शलाइजेशन पे है, अगर आपका फोकस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन का है, तो कंपनी ने जिस तरीके का प्रोडक्ट आपने मांगा था वही तैयार करके दिया है, इसमें कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है। अच्छा, कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है, ओके। पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं टॉपिक से हटना चाहूंगा चिराग। जो हमारे इंडियन रीजन के एयरक्राफ्ट हैं उनका आपको पता होगा हर एक कोई नया व्हीकल खरीदता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है। हमारे यहाँ भी कोई भी एयरलाइंस हो, एयर इंडिया हो, विस्तारा हो, स्पाइसजेट हो या इंडिगो, कोई भी नया एयरक्राफ्ट जब खरीदती है उसका रजिस्ट्रेशन करवाती है। डीजीसीए इक्काओ में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, तब जाके एक एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड होता है, मतलब उड़ने के लिए तैयार होता है। ओके। तो एयरक्राफ्ट के फ्रेम पे सबसे पहले लिखा होता है वीटी एंड उसके बाद 3 अल्फाबेट की एक सीरीज होती है जो कि चेंज होती रहती है। लेकिन वीटी अगर इंडियन रीजन का एयरक्राफ्ट है तो वीटी डेफिनेटली लिखा होगा। एंड यू नो द वीटी का मीनिंग क्या है? नहीं। इट्स विक्टोरिया टेरिटरी। विक्टोरिया टेरिटरी, ओ ये तो ये विक्टोरिया टेरिटरी के जहाज इंडियन ओरिजिन में आज भी रजिस्टर्ड होते हैं। तो जिन लोगों को स्टेट के नाम बदलने में प्रॉब्लम थी, जिन लोगों को जगह के नाम बदलने से प्रॉब्लम थी, उनको सबसे पहले बोलो कि विक्टोरिया टेरिटरी बंद करें। हम इंडियन टेरिटरी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कभी इस पे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने ध्यान नहीं दिया? कभी भी नहीं दिया। दिस इज रियली रॉन्ग। लाइक हम लोग यहाँ पे पूरे देश में भाषा को लेके झगड़ते हैं, ये सब को लेके झगड़ते हैं, बट जब मेन मुद्दा आ रहा है ये सब चीजों पे, जहाँ पे फॉरेन अभी भी अपना हक जता रहा है, विक्टोरिया टेरिटरी इज लाइक अभी भी उनकी टेरिटरी समझ रहे हैं वो लोग, ब्रिटिश टेरिटरी, क्योंकि उस टाइम का प्रपोजल था जो अभी तक कंटिन्यू चलता आ रहा है, जो लेगेसी अभी तक हम मेंटेन कर रहे हैं। दिस इज रियली रॉन्ग एंड दिस इज एग्जैक्टली रॉन्ग।
अगर आपको चेंज करना है इलाहाबाद को प्रयागराज करना है तो प्लीज आप अपने बीटी को आईटी करवाइए, आईटी नहीं तो बीटी करवा सकते हैं, भारतीय डाइटरी करा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इस चीज को उठा सकते हैं। राइट बात है ये। अच्छा, जो सबसे स्ट्रेसफुल जॉब है, मैं एक बार ये फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो सबसे स्ट्रेसफुल जॉब है, व्हाट डू यू थिंक इट इज? लाइक पायलट का होता है या एटीसी का होता है? सी इसके बारे में ना आप यूएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन समवेयर है, मैं एग्जैक्टली उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसने ये सीरीज दी थी कि अमंग मिलिट्री डॉक्टर्स, इंजीनियर एंड सर्जन एंड इन सबसे ऊपर स्ट्रेसफुल जॉब में एटीसीओ को रखा था, एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग ऑफिसर को, बिकॉज एंड उससे भी ऊपर एक और था, वो मैं शायद नहीं डिस्कस करूंगा बिकॉज वो मिलिट्री से रिलेटेड था। मिलिट्री में भी हमारे पास एक सी हैरियर एयरक्राफ्ट होता था, फाइटर एयरक्राफ्ट, यस यस यस। वर्टिकल लैंडिंग एंड टेक ऑफ करता है। वर्टिकल एज इन सीधा ऊपर जाएगा सीधा नीचे आएगा, वैसे वर्टिकल मतलब ग्राउंड से फिक्स विंग एयरक्राफ्ट है। हेलीकॉप्टर को तो आपने देखा होगा, हेलीकॉप्टर वर्टिकल टेक ऑफ करता है अपने विंग्स के थ्रू, सॉरी प्रोपेलर के थ्रू, लेकिन ये फिक्स विंग एयरक्राफ्ट था और ये वर्टिकली ऊपर जाता था, वर्टिकली लैंड करता था। ओके। दिस वाज द टफेस्ट जॉब, इसके पायलट को सबसे स्ट्रेसफुल माना गया था। ये 90s में होता था, ये 90s का एयरक्राफ्ट है, क्योंकि हमारे पास इससे पहले आईएनएस विराट था नेवी में, वो सिर्फ विराट पे लैंडिंग करता था वो एयरक्राफ्ट। कहाँ पे? विराट, आईएनएस विराट जो भी डिकमीशन हो चुका है। यस यस यस। कहाँ पे लैंडिंग करता था? आईएनएस विराट, ऑन बोर्ड आईएनएस विराट नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज था, वो उसके ऊपर लैंड किया करता था। अच्छा, ओके। एक शिप के ऊपर फिक्स विंग को वर्टिकली लैंड करना इज लाइक द टफेस्ट जॉब। ओके। लेकिन वो अभी डिकमीशन हो गया है, वो सीरीज के जहाज अभी नहीं बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर किसी को स्ट्रेसफुल जॉब का नाम दिया गया है तो दैट इज कॉल्ड एटीसीओ, हवा में ट्रैफिक को कंट्रोल करना। आपने हमारा याद होगा चरखी दादरी हरियाणा में 2 कोलैप्स हुए थे, फ्रंट टू फ्रंट कोलिजन हुआ था, दैट इज बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन एटीसी का, लाइक दे कुडंट गाइड, मिसकम्युनिकेशन विद द पायलट एंड द एटीसीओ। देन उसके बाद से स्टैंडर्ड तैयार किए गए काओ ने कि अगर आप इंटरनेशनली फ्लाइंग कर रहे हैं तो इंग्लिश इज मैंडेटरी बिकॉज इट्स अ कॉमन लैंग्वेज, एनीवन कैन अंडरस्टैंड। लेकिन उस टाइम पे इंस्ट्रक्शन लेफ्ट की बजाय राइट सुनाई दिया, देन दोनों एयरक्राफ्ट आपस में कोलाइड हो गए। अच्छा, ओके। नो, बिकॉज कल रात हम लोग इधर गए थे, प्लेन स्पॉटिंग के लिए गए थे नियर द मुंबई एयरपोर्ट, एंड वी कुड सी फ्लाइट्स टेकिंग लैंडिंग इन 3 मिनट्स। 3 मिनट्स के इंटरवल में वो लैंड हो रहे हैं। एंड नो, आई गेस लोगों को पता भी नहीं होगा कि बॉम्बे के पास एक ही रनवे पे फ्लाइट 3 मिनट में लैंड हो रहा है। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एटीसी, राइट? जो भी है सब एटीसी। और कुछ फ्लाइट्स हवा में चक्कर काट रही थी। कभी आपको मौका मिले ना, या हम कभी उधर आना हुआ तो एक बारी आप रडार रूम का विजिट कीजिएगा, जहाँ पे आपको सारे विद इन 10 नॉटिकल माइल जितने भी जहाज है ना, सब उड़ते हुए दिखाई देंगे उस पे। एक्चुअली वो तो अभी भी पॉसिबल है। फ्लाइट रेडार 24 पे हम लोग उस पे चेक कर रहे थे, लाइक अभी कौन सी फ्लाइट आने वाली है, एवरीथिंग सब डिटेल्स बता देता है। उस पे आपको एग्जैक्टली आजकल तो खैर गूगल पे ही पॉसिबल है, लेकिन रडार रूम में जाने के बाद ना एटीसीओ डिसाइड करता है किस एक की कितनी प्रायोरिटी है, बिकॉज समटाइम क्या होता है कि एक एयरक्राफ्ट का नंबर सीक्वेंस नंबर 4 होता है, लेकिन उसके पास फ्यूल इतना नहीं होता इमरजेंसी लैंडिंग, उस सीक्वेंस का वेट कर सके। तो वो एयरक्राफ्ट अपने आप को बताता है कि आई एम 20% ऑन फ्यूल, तो 20% में 20 मिनट तो वेट नहीं कर पाएगा, तो उसको प्रायोरिटी नंबर 1 देना पड़ेगा। तो वो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेसफुल जॉब। एयर ट्रैफिक कंट्रोल करना, हम उसमें देख रहे हैं कि हमको ट्रैफिक दिख रहा है, उस पर ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करना इज लाइक एटीसीओ का जॉब। ओके। तो बात करेंगे फिर से अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में। आपको क्या लगता है कि मेजर कॉजेज यहाँ पे क्या रहे होंगे ये चीज को लेके? सी अगर हमने सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए होते, हर एक एयरक्राफ्ट का टेक्निकल इंस्पेक्शन होता है, टेक्निकल टीम होती है, टेक्निकल टीम के ना आपने खुद भी अभी रिसेंटली ट्रेवल के टाइम पे देखा होगा कि टेक्निकल टीम कितना टेक्निकल इंस्पेक्शन करती है। दे जस्ट गो थ्रू एंड साइन द बुक। टेक्निकल इंस्पेक्शन ऐसे नहीं होता है। आप कभी मिलिट्री एरोड्रोम का विजिट कीजिए, एक जहाज टेक ऑफ से पहले टेक्निकल टीम पूरा अपना सामान लेके, ओईएम आता है, ओईएम साथ में टेक्निकल इंस्पेक्शन करता है, तब एयरक्राफ्ट को थम्स अप मिलता है, तब एयरक्राफ्ट जाता है। तो यहाँ पे ये लोग क्यों नहीं करते? बिकॉज दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग द सेफ्टी जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम सेव करने के लिए कि हमारा 7:30 का टेक ऑफ है तो लास्ट में 7:35 टेक ऑफ होना चाहिए, चाहे हमें टेक्निकल इंस्पेक्शन में 7:40 हो जाए 50 हो जाए। ये लोग इस चीज के लिए नहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इनको बे ऑक्यूपाई
ऑक्यूपाई करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है, बे वैकेट करना है 1 घंटे से पहले पहले, ताकि उसका पार्किंग चार्ज ना पे करना पड़े। ये पार्किंग चार्ज, अगेन ये घुमा फिरा के पार्किंग चार्ज Yes. मतलब लाइक दे चार्ज हेफ्टी अमाउंट? या इट्स लाइक हर एक एयरक्राफ्ट हर एक लैंडिंग एंड टेक ऑफ का चार्ज पे करता है गवर्नमेंट को, एंड जितना देर वो वहां पे ऑक्यूपाई करता है, आई थिंक लैंडिंग एंड टेक ऑफ में 45 टू 1 आवर का उनको लेवे रहता है कि 1 आवर तक आप बे यूज कर सकते हो, 1 आवर तक नो चार्ज। उसके बाद अगर आप बे यूज करते हो तो आपको पार्किंग चार्ज वहां पे पे करना पड़ता है पर घंटे का। अच्छा ऐसा है। तो उस चार्जेस से बचने के लिए एंड लैंडिंग एंड टेक ऑफ में जितने भी पैसेंजर्स इन्वॉल्व हैं उनके रिव्यूज ना खराब हो, एयरलाइंस के कमर्शियलाइजेशन पे कोई फर्क ना आए, उनकी क्या नाम है मनी पे कोई इफेक्ट ना आए, इस चीजों को लेकर अगर सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, दे आर रेडी टू डू दैट। अच्छा ऐसा है, तो लाइक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज सबसे बड़ा मेजर रीजन हो सकता है यहाँ पे। दूसरा हमने सुना था कि पायलट्स वर टॉकिंग एक दूसरे के बीच में कि ये थ्रस्ट नहीं मिल रहा है। आई गेस ऐसा ऑडियो भी बाहर आया है कि दे वर डिस्कसिंग दैट ये थ्रस्ट नहीं मिल रहा है। सो व्हाट इज दैट? एक एयरक्राफ्ट अगर टेक्निकल इंस्पेक्शन होने के बाद टेक ऑफ करता है रनवे से जस्ट 5 नॉटिकल माइल भी नहीं जाता है, 2 नॉटिकल विद इन 2 नॉटिकल माइल ही उसको पता लगता है कि इसको थ्रस्ट ही नहीं मिल रहा है। इसका मैं एक और थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट होते हुए मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली आपने अगर एयर ट्रेवल किया होगा, सभी एयरलाइंस जो कैबिन बैगेज है उसका भी वेट चेक कर रही है, यस उसका भी साइज चेक कर रही है। ये इसीलिए हो रहा है कि कोई भी पैसेंजर एक्स्ट्रा लगेज ना ले जाए, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा लगेज में कार्गो कैरी करना है, पार्सल्स कैरी करने हैं। एंड एक एयरक्राफ्ट जो है ना ऑल अप वेट के साथ उड़ता है, एक मैक्सिमम ऑल अप वेट के साथ इंडिया में फ्लाइंग हो रहा है, जबकि ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। मतलब आप ज्यादा वेट कैरी मत कीजिए। वैसे जब फ्लाइट प्लान भरते हैं किसी भी फ्लाइट का, पायलट जो भरता है एटीसी को जो पास करता है, उसमें एक ऑल अप वेट मेंशन होता है, एक कॉलम होता है ऑल अप वेट, AUW एयरलाइंस बोलती है या इकाओ बोलते हैं कि मैक्सिमम वेट पे फ्लाइंग मत करो, मैक्सिमम परमिसेबल वेट है इतना, पर उस पे आप फ्लाई मत करो, इट शुड बी लेस। उस पे आप फ्लाई मत करो, बिकॉज या आइडियल वेदर के लिए बताया गया वो, बट हमेशा आइडियल वेदर नहीं होता है। एंड इंडिया में तो मॉनसून सीजन में तो यू कैन नॉट इमेजिन कि आइडियल वेदर आपको मिलेगा, 1 घंटे बाद सडनली वेदर चेंज हो जाता है एंड आपको डिफरेंट क्लाउड्स के बीच में से गुजरना होता है। तो ऑल ऑफ वेट के साथ आप मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट के साथ फ्लाइंग मत करो, इट इज नॉट एडवाइजेबल, बट स्टिल एयरलाइंस आर डूइंग दिस। अच्छा, और ये जो इतने हैवी वेट के साथ अगर एयरक्राफ्ट लिफ्ट कर रहा है एंड सडनली उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, we should be thankful and we should be hats off to that pilot कैप्टन सबरवाल, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाते हुए एक इतने बड़े हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया में इतनी सॉफ्ट लैंडिंग, हालांकि इसको लैंडिंग नहीं बोलेंगे बट मिनिमम डैमेज हुआ है यहाँ पे, वरना और जाने भी जा सकती थी और बिल्डिंग्स भी टूट सकती थी, बिकॉज एक फ्लाइट जब ऐसे कोई क्रैश करता है एरिया में अगर ऊपर से गिरता है ना तो इट बिकम्स लाइक एन एक्सप्लोसिव बॉम्ब। आप पे कितने किलोमीटर का दायरा जो है ना, वो एयरक्राफ्ट बॉम्ब ब्लास्ट में कितना हजारों की जान जाती, लेकिन वी शुड बी थैंकफुल, हालांकि इट्स ए बिग इंसिडेंट, बिग लॉस, लेकिन स्टिल वी शुड बी थैंकफुल दैट पायलट जिसने अपनी इतनी हिम्मत दिखाई कि लास्ट मोमेंट तक उसने एयरक्राफ्ट को फ्लाई कराया। एक्चुअली देयर आर सम पीपल हु आर ब्लेमिंग द पायलट्स, सम आर ब्लेमिंग दैट ओनली पैसेंजर हु इज सर्वाइविंग, कि उसने ही कुछ कराया होगा जस्ट बिकॉज ही वाज सिटिंग एट 11A। तो ये 11A का क्या सीन है? मतलब अभी इसमें आपने ये तो क्लियर कर दिया कि पायलट्स की कोई गलती नहीं है। पायलट इज नोवेयर, ये तो हमारे इंडिया का ना बहुत बड़ा रोल रहता है कि पायलट अगर बच जाए तो उसको स्यू कर दो, अगर मर जाए तो उसको ब्लेम कर दो। ये तो हमारे इंडियंस की बहुत बड़ी खासियत है, लेकिन वी शुड बी थैंकफुल जिन्होंने ना उन हजारों लोगों की जान बचाई जो वहां पे हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया में बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव हो सकता था। आप इतने हैवी एयरक्राफ्ट को एक बिल्डिंग के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने लैंड कराया, अकॉर्डिंग टू मी इट्स एन लैंडिंग, इट्स एन सेफ लैंडिंग। एयरक्राफ्ट तो एक्सप्लोजिव होना ही था, नो डाउट, क्योंकि उसका तो कंट्रोल पहले से जा चुका था एंड वो कहीं पे भी टकराता तो फ्यूल पूरा भरा हुआ था, बिकॉज अभी टेक ऑफ हुआ था जस्ट 2 मिनट पहले, राइट तो वो तो फटना ही था। लेकिन वो पॉपुलेटेड एरिया में गिरता तो हमारी कितनी जाने जाती, उसकी जवाबदेही किसकी होती? वी शुड बी थैंकफुल टू दैट कैप्टन सबरवाल, जिन्होंने लास्ट मोमेंट तक इतनी हिम्मत दिखाई कि इन 250 को तो मैं नहीं बचा सकता, लेकिन बाकी 250 को तो बचा सकता हूँ। राइट बात है।
आप और कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे जो यूजुअली हम किसी को भी नहीं पता, लाइक कि ऐसा भी कुछ होता है? सी अडानी अहमदाबाद एयरपोर्ट को रन कर रहे हैं, अडानी ग्रुप ऑफ लिमिटेड समथिंग कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो अहमदाबाद कंपनी वो उसको रन कर रही है अहमदाबाद एयरपोर्ट को। एयरलाइंस टाटा की थी, इंडियन एयरलाइन जिसको हम एयर इंडिया बोलते हैं, ये टाटा रन कर रही है। दोनों प्राइवेट बॉडीज हैं, दोनों को प्रॉफिट एंड इस चीज से मतलब है। स्टिल सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एटीसीओ जो होते हैं वो एआई के हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग टावर, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा गवर्नमेंट है। सीआईएसएफ एयरपोर्ट की सिक्योरिटी डील करती है, इस गवर्नमेंट रन बॉडी। लेकिन जब बात आती है कि आपने एक ऐसी चीज प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर कर दी जहां पे सेफ्टी से ज्यादा मनी है, बिकॉज उनका मोटिव ही प्रॉफिट मोटिव होता है। एग्जैक्टली, प्राइवेट सेक्टर का मोटो इज प्रॉफिट। अगर अभी गवर्नमेंट बॉडी होती तो हम एआई को पकड़ के, उसकी हजारों लोग होते जो एआई की गर्दन पकड़ लेते, बट अभी कोई भी टाटा को या अडानी को टच कर सकता है? नहीं। दे कैन ऑफर मनी ओनली, कि मर गया तो वो 1 करोड़ वाला जो आजकल चल रहा है वो भी बहुत गलत फेक न्यूज चल रहा है। ये बोइंग का ऑफर होता है कि अगर उसके एयरक्राफ्ट टेक्निकल फॉल्ट आए या नहीं आए, क्रैश होता है, तो दैट कंपनी विल पे टू द पैसेंजर्स। पर टाटा ग्रुप ऐसा क्यों क्लेम कर रहा है कि टाटा विल पे टू द पैसेंजर्स? वो अलग से कुछ करने वाला है 1 CR। अब वो स्टेटमेंट पे मैं नहीं जाऊंगा कि इस पे जाएगा नहीं जाएगा, बट दैट इंश्योरेंस पैसेंजर्स का होता है विद द कंपनी, एयरक्राफ्ट कंपनी, जिसने भी वो प्लेन बनाया है, या जिसने प्लेन बनाया है। एंड वो तब क्लेम करते हैं टेक्निकल फॉल्ट ब्लैक बॉक्स में आने के बाद अगर आएगा तो डेफिनेटली दैट कंपनी विल पे। अच्छा, बोइंग विल पे। ओके। और ये जो FOR है, उसके भी कुछ नॉर्म्स होते होंगे ना, दिन में इतनी बार करना है या कुछ करना है। दे आर नॉट फॉलोइंग इट, राइट? बिल्कुल आपने सही कहा। FOR, फॉरेन ऑब्जेक्ट रिमूवल, पहले हम इसको FOD के नाम से जानते थे, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स एयरक्राफ्ट को डैमेज कर सकता है। लेकिन अभी जब से हमने सेफ्टी नॉर्म से बात करना स्टार्ट किया तो ICAO ने इसका नाम ही चेंज कर दिया। नाउ द नेम हैज चेंज टू फॉरेन ऑब्जेक्ट रिमूवल, कि डैमेज करना नहीं, एम नहीं है, उसको रिमूव कर दो। हमारा एम उसको रिमूव करना होता है, कि उसको वहां से हटा दो कि डैमेज कर ही ना पाए। पहले हम FOD के नाम से जानते थे, अभी FOR हो गए। वो क्या होता है कि कोई भी प्रीवियस लैंडिंग हुई है, उससे कुछ ऐसा पार्टिकल, कोई ऐसा नट बोल्ट, कोई भी ऐसी चीज, कंकड़ पत्थर भी हो सकता है, रनवे से निकला हुआ पत्थर भी, कि जो नेक्स्ट टेक ऑफ के लिए हार्मफुल हो सकता है, उसको इमीडिएटली रनवे से हटाना ही मेन एम होता है। लेकिन हर एक लैंडिंग और टेक ऑफ, आपने कहा बॉम्बे में 3 मिनट में लैंडिंग हो रही है, 3 मिनट में एक जिप्सी रनवे से जाके पूरा रनवे इंस्पेक्शन तो नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है। क्यों वो पॉसिबल इसलिए नहीं कि हमने अपना शेड्यूल इतना कमर्शलाइज कर दिया, इतना टाइट कर दिया कि हर 3 मिनट में एक लैंडिंग कर रहे हैं। या फिर इसका रीजन ये है कि एयर ट्रैफिक बढ़ चुका है? डेफिनेटली प्राइवेट से ये अपना एविएशन सेक्टर इतना कमर्शलाइज हो गया है कि पूछो मत इससे। एक रनवे, ऑल्टरनेट रनवे तक नहीं हमारे पास। एक रनवे पे अगर ये क्रैश हो जाता तो जितनी भी आसपास की एयरलाइन सब डाइवर्ट करनी पड़ती उस दिन अहमदाबाद में। अगर रनवे क्रैश हो जाता तो, रनवे के ऊपर क्रैश हो जाता तो ऑब्वियस सी बात है, डेब्रिस को हटाने में कम से कम भी 6 से 7-8 घंटे लगते हैं हमें। एग्जैक्टली। इसलिए हर एक एरोड्रोम पे एटलीस्ट ऑल्टरनेट रनवे होना चाहिए फॉर द इमीडिएट लैंडिंग फ्लाइट। कोई फ्लाइट बॉम्बे की तरफ आ रही है, उसके पास 20% फ्यूल पेंडिंग है, अब उसको यही सेम अभी जैसे आपने कहा, सपोज बॉम्बे में एक फ्लाइट ने लैंड किया और कुछ बोल्ट या कुछ गिर गया रनवे पे, और दूसरी फ्लाइट लैंड कर रही है, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द अनदर फ्लाइट जो पीछे से आ रही है, राइट? डेफिनेटली एग्जैक्टली। डैमेज ये कभी भी हो सकता है, लाइक सिचुएशन पता है, अब तक हुआ नहीं है, इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि अपने आप यूजुअली कुछ होगा उसके बाद ही एक्शन लेंगे। आप डाटा कलेक्ट करोगे, हमारे इंडिया में नहीं हुआ है, हमारे इंडिया में नहीं, FOD FOR से हमारे बहुत कम इंसिडेंट हुए, बर्ड हिट से काफी हुए हैं। लेकिन फॉरेन में अगर आप इस चीज को देखोगे, बहुत नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो FOD से कोज हुए हैं। पूरे का पूरा जेट इंजन जो है ना, इंजन अंदर तक का ब्लेड्स तक डैमेज हो गए, एंड सडनली इट गॉट फायर एंड ब्लास्ट होने के 99% चांसेस होते हैं एयरक्राफ्ट के। ओके,
तो आज हम यहाँ पे ही समाप्त करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी मिली है. एक बार लाइव आप जब वापस बॉम्बे आएंगे तो आपके साथ एक लाइव पॉडकास्ट भी करेंगे इस बारे में, क्योंकि ये एक्चुअली हमने एक छोटा सा चीज़ अभी कवर अप किया, बट देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट. ये पूरा एक ओशन है. मीनवाइल हमारे ब्लैक बॉक्स की टेक्निकल इंस्पेक्शन की भी जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ जाएगी. राइट. क्या कॉज दिया और कब क्रैश का. परफेक्ट. एंड वी कैन डिस्कस मोर ऑन दैट. एंड वी कैन ऑल्सो हैव अपॉन सम कलीग्स विद अस जिनको ये टॉपिक पे बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंड विल बी ग्रेटफुल टू हैव यू शेयर योर नॉलेज विद अस. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.